नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी रहीमन धागा प्रेम का। तो प्रस्तुत है कहानी रहीमन धागा प्रेम का। अचानक फ़ोन पर योगिता की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। कहाँ से बोल रही है मोटी? यहीं से, और कहाँ से? कब आई? आज ही आई हूँ और कल चली जाऊँगी। बाकी जो पूछना हो यहीं आकर पूछना। प्लीज़ जल्दी से आ जा, साथ ही खाना खाएंगे। बहुत सी बातें करनी हैं। अंजू मन ही मन हंसती। बातें तो करनी ही होंगी, मुझसे अच्छा श्रोता कहाँ मिलेगा। वहाँ ससुराल में तो सिर नीचा करके और होंठ सीकर ही रहना पड़ा होगा। हनीमून के सारे किस्से मन में खत बदा रहे होंगे, या फिर पतिदेव के उसी दोस्त की सिफारिश करनी होगी जिससे शादी में मिलवाया था। अंजू को दोनों ही बातों में रुचि नहीं थी। दूसरों के हनीमून के किस्से चटखारे लेकर सुनने वालों में से वह नहीं है, ना ही उसे उन मित्र महोदय में कोई रुचि थी। अपनी शादी के बारे में तो उसने सोचना ही छोड़ दिया है। पापा को अकेले छोड़कर जाने की कल्पना भी वह नहीं कर सकती। इसीलिए तो उसने पीएचडी की है। कम से कम थीसिस पूरी होने तक तो शादी की बात टाली ही जा सकती है। फिर भी योगिता से मिलने की उत्सुकता तो थी ही। एक बार बंगलौर चली जाएगी तो फिर पता नहीं कब मिलना होगा। कह तो रही थी, अब अपनी मर्जी से आना जाना थोड़ी ही हो सकता है। एक दिन की ब्रेक जर्नी करनी थी, उसके लिए भी हाईकमान से परमिशन लेनी पड़ी। बेचारी योगिता तैयार होकर बाहर निकली तो पापा हमेशा की तरह बरामदे में बैठे पेपर पढ़ रहे थे। पापा, मैं कॉलेज से सीधे योगिता के घर निकल जाऊंगी, आप लंच पर वेट ना करिएगा। ठीक है, पापा ने कहा। वह सीढ़ियां उतरी ही थी कि उन्होंने आवाज दी, तुमने अभी क्या कहा? योगिता के घर जाओगी? लेकिन वह तो ससुराल में है ना? ससुराल में थी, अब पति के साथ बंगलौर जा रही है। एक रात के लिए ब्रेक जर्नी की है। ओके, पापा ने कहा और फिर अखबार में डूब गए। बेचारे पापा दुनिया जहान के खबरें पढ़ते रहते हैं, पर अपना घर कब खबर बन गया उन्हें पता ही नहीं चला। योगिता दरवाजे पर ही प्रतीक्षा करती मिली। अंजू को देखते ही गले लग गई। अंजू ने महसूस किया कि इन 3-4 हफ्तों में उसका वजन कम से कम 3 किलो बढ़ गया है। शादी के लिए बड़ी मुश्किल से दुबली हुई थी, अब जैसे सारी बाधाएं हट गई थी। मोटी, तो फिर अपनी पुरानी लाइन पर जा रही है। बी केयरफुल। चुप कर, मम्मी तो कह रही थी कि आधी रह गई हूँ। मम्मी तो ऐसा कहेंगी ही। माँ को तो अपना बच्चा हमेशा दुबला पतला ही नजर आता है, पर तुम्हारे यहाँ आईना भी तो होगा। एक तो इतनी देर करके आई हो और आते ही भाषण शुरू। यहाँ भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। मेरा भी। तुम्हारा फोन आने के बाद तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। सोचा अपनी लाडली के लिए आंटी ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए होंगे, पेट में जगह रखनी चाहिए। सचमुच योगिता की मम्मी ने खाने का लंबा चौड़ा इंतजाम किया हुआ था। लगता था उसकी सारी पसंदीदा चीजें बना डाली हैं। वे उसे ठूस ठूस कर खिला रही थी। आज अंजू की ओर उनका जरा भी ध्यान नहीं था। योगिता ही बीच बीच में उसकी प्लेट में जबरदस्ती कुछ न कुछ डाल रही थी। खाने के साथ साथ आंटी की कमेंट्री भी चल रही थी। मम्मी से मनुहार करवा कर खाने की आदत है ना, तभी तो वहाँ अधपेट उठ जाती होगी। वहाँ मनुहार करने के लिए कौन बैठा है? क्यों, मेरी सास नहीं है? इतनी अफेक्शनेट है? अरे रहने दे, मैं क्या जानती नहीं? सास, और वह भी यूपी की, अफेक्शनेट है तो इतना सा मुंह क्यों निकल आया है? अब तुम्हारी बराबरी थोड़ी ही कर सकती हैं। अंजू को यह सब देख सुनकर हंसी भी आ रही थी और ईर्ष्या भी हो रही थी। मन में टीस सी उठ रही थी। कल को अगर वह ससुराल से लौटेगी तो उसका इतना लाड दुलार कौन करेगा? पापा तो शायद ठीक से कुशल क्षेम भी ना पूछ पाए। वे अपने को ठीक से व्यक्त ही नहीं कर पाते। उनसे ज्यादा मुखर तो बिहारी काका हैं। शायद वे ही उसे योगिता की मम्मी की तरह मनुहार करके खिलाएंगे। बेटी के दुबला होने को लेकर सास को कोसेंगे। एक तो इतनी देर लगा कर आई है और अब मुंह में दही जमा कर बैठ गई है। योगिता ने कहा तो अंजू चौंकी। सच तो यह है, कहाँ तो उनकी बातें थमने का नाम ही नहीं लेती थी, और कहाँ अब उसे शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं। खाना खाते समय भी वह गुमसुम बनी रही और अब कमरे में आकर भी चुप्पी साधी है। योगिता के कुरेदने पर चौंक कर बोली, इस कमरे की सज्जा थोड़ी बदल गई है ना? थोड़ी क्या, एकदम काया पलट हो गई है। आजकल मनीष ने इसे हथिया लिया है। कहता है कब तक बड़े भैया के साथ लटका रहूंगा।
कल को उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे देश निकाला मिलना ही है। चलो अच्छा हुआ जो तुम्हारी शादी हो गई, नहीं तो बेचारे को बरामदे में गुजारा करना पड़ता। बाय द वे तुम्हारे श्रीमान जी कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं? वाह, बड़ी जल्दी याद आई तुम्हें। अरे याद तो तुम्हें देखते ही आ गई थी, पर मैंने सोचा कि मेरे डर से तुमने उन्हें कहीं छिपा दिया है। फिर सोचा कि मैं ना सही वे तो अपनी इकलौती साली से मिलने के लिए बेताब होंगे, अभी आ जाएंगे। पर जब नहीं आए तो पूछना ही पड़ा, तुम्हारे साथ आए तो हैं ना? आए तो हैं, पर जरा बड़े भैया के साथ मंडी द्वीप गए हैं। बाप रे, इतनी दूर भेज दिया, मुझसे इतना डरती हो? अंजू अब मूड में आ गई थी। तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी गरज से भेजा है। सोचा अगर यहीं कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए तो इतनी दूर ना जाना पड़े। आजकल दूरियां कहाँ रह गई हैं, रोज़ तो सुपरफास्ट ट्रेन जाती है। फिर बेंगलोर जैसी खूबसूरत जगह को छोड़कर मंडी द्वीप में रहोगी? पागल हो। मंडी द्वीप में क्यों, यहीं भोपाल में रहूंगी। लाख खूबसूरत हो बंगलौर, मैं मम्मी को छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकती। अभी भी मैं इतना रोती थी, पता है। तभी तो इन्होंने ब्रेक जर्नी का आइडिया निकाला। इस पर भी घर में इतना हंगामा हुआ। मम्मी जी बोली एक दिन और हमारे पास रह लेना, ससुराल जाना क्या जरूरी है। मैं तुम्हें हवाई जहाज का टिकट करवा देती हूँ, 2 घंटे में सीधे बेंगलोर पहुँच जाना। इस पर पापा जी बोले, सचिन की माँ अब थोड़े में ही सब्र करना सीखो, अब उसकी छुट्टियों में ससुराल का भी हिस्सा हुआ करेगा। सच इतना गुस्सा आया था। उनका हक है योगिता, एक ही दिन में कैसे छोड़ देंगे? तो मैं भी एक ही दिन में अपने मम्मी पापा को कैसे भूल जाऊं? अंजू चुप हो गई। मैं जानती है कि अधिकारों के लिए सास बहू में संघर्ष होता ही है, पर इतनी जल्दी? वह विषय बदलने की सोच ही रही थी कि एकाएक योगिता बोली, अंजू तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आती? अंजू ने तड़प कर उसकी ओर देखा। योगिता ये कैसा फूहड़पन कर रही है, क्या शादी के बाद इसका दिमाग घूम गया है? सॉरी अंजू, मुझे यह प्रश्न नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो आज तक मैंने तुमसे इस बारे में कभी भी बात नहीं की, पर इन दिनों मैं अपनी मम्मी के लिए इतनी व्याकुल रही कि अनायास ही यह प्रश्न मन में उठा कि क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आती? आती क्यों नहीं, क्या कोई अपनी माँ को भूल सकता है? अंजू ने सपाट स्वर में कहा। पर हमारे घर में इस विषय पर बैन लगा हुआ है। पापा को उनका नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं, और मैं पापा को हर्ट नहीं करना चाहती। वे अपने हिस्से का काफ़ी दुख पहले ही भोग चुके हैं। अच्छा अंजू, यह बताओ, तुम क्या बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो? अंजू चौंकी, फिर सूखी हंसी हंसकर बोली, किस संदर्भ में कह रही हो? किस संदर्भ में मतलब? मेरी माँ के बहुत से संदर्भ हैं ना, इसलिए पूछ लिया। पागल हो, मैं तो शक्ल सूरत के मामले में कह रही हूँ। हाँ, शक्ल सूरत में तो मैं उनकी कार्बन कॉपी हूँ, बस वो थोड़ी सी मोटी हैं। प्लम्प प्लेजेंटली प्लम्प, उसे याद आया कविराज अक्सर कहा करते थे, और तब अंजू ने इस शब्द के लिए डिक्शनरी खंगाल दी थी। दोनों के अलग अलग अर्थ ही खोज पाई थी और उन्हें मिलाकर देखने से वितृष्णा सी हो आई थी। मोटी कहाँ है? योगिता कह रही थी, एकदम से सीख सलाई हैं, तुमसे भी दुबली। तुमने कहाँ देखा? अंजू आश्चर्य से भर उठी थी। यही सब बताने के लिए तो तुम्हें बुलाया है, इसीलिए तो मैं इन लोगों के साथ नहीं गई, ताकि आराम से बातें हो सकें। आंखों में प्रश्न लिए अंजू बस उसे देखती रही। शादी के बाद हम लोग हनीमून के लिए मसूरी गए थे, तुम्हें पता होगा। कमरा हम लोगों ने पहले से बुक किया हुआ था। होटल पहुंचकर ये जब तक शेष फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते, मैं बैरे के साथ ऊपर चली गई। जैसे ही लिफ्ट रुकी, मैं तो एकदम चौंक पड़ी। लगा कि बालकनी में तुम ही खड़ी हो। पास जाने पर उम्र का फ़र्क पता चला। फिर भी मैं मुड़ मुड़कर उन्हें ही देखती रही। मेरी उत्सुकता देखकर बैरन ने बताया कि शाम को शहर में एक विराट कवि सम्मेलन है। बहुत सारे कवि बाहर से आए हैं। एक तो सपत्नीक इसी होटल में इसी फ्लोर पर रुके हुए हैं। कवि पत्नी भी कविता करती हैं। सारा वर्णन सुनकर ही मैं समझ गई थी कि ये तुम्हारी मम्मी होंगी। तुम्हें पता था? अंजू ने कांपते स्वर में पूछा। हाँ पता था, हालांकि तुमसे इस विषय पर कभी बात नहीं हुई, पर हम लोग सब जानते थे। तुम तो जानती हो, ऐसी बातें छिपती नहीं हैं, बल्कि उन्हें पर लग जाते हैं। ये सारे किस्से तुमसे पहले शहर में दाखिल हो चुके होते हैं। तुमने कभी बताया नहीं।
ये क्या बताने वाली बातें थीं? ये तो जख्मों पर नमक छिड़कना ही होता। आज भी मैं मजबूरी में ही यह बात उठा रही हूँ। तुमने माँ से बातें की? अंजू ने उत्सुकता से पूछा। मैं बेहद पसोपेश में थी। बात करने की इच्छा भी थी और हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा, अगर वे मुझे गलत समझ लें तो। सचिन जब ऊपर आए तो सबसे पहले मैंने उनसे यही बात कही। वे बोले, अगर तुम्हारा इतना मन है तो जरूर बात करो। यदि उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वे लिफ्ट नहीं देंगी। फिर उसका बुरा मत मानना, पर अगर बिना मिले रह जाओगी तो तुम्हारे मन पर बराबर यह बोझ बना रहेगा कि काश बात कर ली होती। तुम्हारे मियाँ जी बड़े समझदार निकले। ही इज़ अ जेम यार, योगिता गर्व से भरकर बोली। शाम को हम लोग तैयार होकर घूमने निकले। होटल में हर फ्लोर पर एक ओपन बालकनी थी, जहाँ से आसमान का व्यू बड़ा अच्छा नज़र आता था। सुविधा के लिए वहाँ कुर्सियाँ भी पड़ी हुई थीं। पता नहीं क्या सोचकर हम लोग भी वहाँ जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद कविराज अपने कमरे से निकले। भक्तों की एक टोली भी साथ थी। वे वहीं आकर विराज गए। मैंने उन्हें उनके कमरे के कारण पहचान लिया था, पर उनकी वेशभूषा भी उनका परिचय दे रही थी। सिल्क का पजामा कुर्ता, लंबे घुंघराले बाल, पान से रंगे होंठ, इत्र फुलेल गमकता हुआ। देवी जी तैयार हो रही हैं, तब तक यहीं बैठ लेते हैं, उन्होंने कहा। मैं समझ गई कि तुम्हारी मम्मी भी तैयार होकर यहीं आएंगी। मैंने सोचा परिचय के लिए यह अच्छा मौका है। अब सोचती हूँ वहाँ न रुकती तो अच्छा था। क्यों, क्या हुआ? करीब आधे घंटे के बाद वह कमरे से निकली। नेवी ब्लू साड़ी जिस पर तारकशी का काम था, वैसी ही कामदार चूड़ियाँ, गले में और कानों में कुंदन का सेट इतनी सुंदर लग रही थीं कि क्या बताऊं। वहाँ उपस्थित सभी ने उनके रूप के सम्मोहन को अनुभव किया होगा, अलावा अमरीश जी के, क्योंकि वे उन्हें देखते ही एकदम दहाड़े। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम किसी मुजरे में जा रही हो? उनका चेहरा फक हो गया। इतने लोगों के सामने अपमानित होने के कारण उनके आंसू निकल आए। फिर भी वे संयत भाव से बोली, क्या मतलब? मतलब भी समझाना पड़ेगा, जरा अपना हुलिया तो देखो। ना मौके का ख्याल है ना उम्र का, इसीलिए तो सब लार टपकाते चले आते हैं। साले कविता का क ख भी नहीं जानते और साहित्य चर्चा करने आ जाते हैं, सब आंख सेकने के बहाने। यह क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। जाइए साड़ी बदल कर आइए, 2 कौड़ी की कविता पढ़ेंगी और साड़ी पहनेंगी 2000 की। इस नाटक के बाद हमारा वहाँ रुकना नामुमकिन ही था। चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। सारी कहानी सुनकर अंजू स्तब्ध रह गई। उसकी यह हालत देखकर योगिता ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, सॉरी अंजू, मैं जानती थी यह सब सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझसे रहा नहीं गया। आखिर अपनी माँ के बारे में तुम्हें पता तो होना चाहिए कि वह कहाँ है, किस हाल में है। तुमने बिल्कुल ठीक किया योगिता, कैसी भी सही 5 साल बाद मुझे माँ की कोई खबर तो मिली। दुख बस यही है कि वे खुश नहीं हैं। हमने तो सोचा था कि उन्होंने अपना मनचाहा पा लिया है। इतनी जल्दी मोह भंग हो जाएगा यह नहीं सोचा था। यही अमरीश जी दिन रात माँ की सुंदरता के कसीदे पढ़ते थे। उसी ड्रेस सेंस की, रंगों के चुनाव की, केश विन्यास की तारीफ करते थकते नहीं थे। पर अब क्या हो गया? शायद वे डर गए हैं, उन्हें अपने पर भरोसा नहीं रहा। सुंदर पाले सहेजना सबके बस की बात नहीं होती है। सुंदर स्त्री कई बार पुरुष को हीन भाव भी दे जाती है। वैसे एक बात उन्होंने बिल्कुल सच कही थी, माँ की कविताएं वाकई 2 कौड़ी की होती थीं। उनकी तो बस 2-4 पंक्तियाँ होती थीं, बाकी सब कुछ अमरीश जी का होता था। माँ का सौंदर्य ही सब हमें समा मान देता था। लोग वहाँ वाह वाह करते थे और माँ बाग बाग हो जाती थी। पापा ने कई बार उन्हें इस खुशफहमी से उबारने की कोशिश की, पर माँ को यही लगता रहा कि पापा इज जेलस। घर लौटते समय अंजू बेहद उदास थी। सहेली के सामने वह किसी तरह कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किए हुए थी। पर लग रहा था जैसे वह घर जाते ही रो पड़ेगी। अच्छा ही है जो पापा इस समय घर पर नहीं होंगे। पापा तो नहीं थे, पर बिहारी काका दरवाजे पर ही तमाकू मलते हुए मिल गए। आदतन उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर वह कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। सबसे पहला काम उसने यह किया कि बिस्तर के नीचे रखी हुई एक पुरानी डायरी निकाली। उसके फ्लैप में उसने माँ की एक तस्वीर छिपा रखी थी। घर में बस यही एकमात्र तस्वीर रह गई थी, बाकी की सारी पता नहीं कहाँ गई।
शादी की सालगिरहों के, अंजू की सालगिरहों के ढेर सारे एल्बम थे। उनका भी अता पता नहीं था। पापा ने या तो छिपा दिए थे या नष्ट कर दिए थे, पता नहीं। यह एक तस्वीर कैसे उसके हाथ लग गई थी जिसे उसने बेहद छिपा कर रख दिया था। अकेले में कई बार देखने का मन होता था, पर हर बार वितृष्णा ही उस पर हावी हो जाती थी। आज वह अपने को रोक नहीं पाई। 7 साल पुरानी उस फोटो में माँ सौंदर्य और कमनीयता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। कौन कह सकता था कि उनकी 33 वर्ष की आयु है और वह एक 15 वर्षीय बेटी की माँ है। हाँ, थोड़ी मोटी अवश्य थी, पर यह मोटापा भी उन पर फपता था, उन्हें एक गरिमा प्रदान करता था। अमरीश जी कहते, यू आर प्लेजेंटली प्लम्प। जब जब ये वाक्य सुनती अंजू को झुरझुरिया हो आती। और योगिता बता रही थी कि माँ तो एकदम सीख सलाई हो रही हैं। क्या यह स्लिम रहने की कोशिश है या कि माँ खुश नहीं है? ऐसे माहौल में कोई खुश रह भी कैसे सकता है? योगिता बता रही थी कि उन लोगों के झगड़े इतने आम हो गए थे कि बैरे तक मजाक बना रहे थे। कहते थे कि बुढ़ऊ जवान जोरू ले आए हैं और अब डर के मारे जान निकली जा रही है। पर कविराज ऐसे बूढ़े तो नहीं थे, बल्कि माँ तो उनके सुदर्शन व्यक्तित्व पर ही रीझी थी। सुदर्शन व्यक्तित्व, लच्छेदार बातें, एक भोली भाली महिला को रिझाने के लिए इतना ही काफी था। पता नहीं किस बुरे मुहूर्त में वे स्थानीय कॉलेज में स्थानांतरित होकर आए थे, और पता नहीं वह कौन सी कोघड़ी थी जब माँ ने एक कवि सम्मेलन में अपनी कविता पढ़ी थी। माँ उनकी कविताओं की दीवानी हो गई और वे माँ के सौंदर्य जाल में उलझ गए थे। परस्पर आसक्ति का यह दौर जो शुरू हुआ तो उसने जैसे थमने का नाम ही नहीं लिया। उस बेमौसम बरसात में माँ ऐसी भीगी कि घर, परिवार, समाज किसी का भी होश नहीं रहा। 2 साल तक पापा चुपचाप यह सब देखते रहे। आखिर उनकी सहनशीलता ने भी जवाब दे दिया। एक दिन उन्होंने कह ही डाला, सुमित्रा, अगर तुम अपना सुख बाहर ढूंढना चाहती हो तो खुशी से जा सकती हो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, पर इस घर में रहकर यह सब करोगी तो मुझसे सहन नहीं होगा। और माँ चली गई। पति के लिए ना सही, पर बेटी के लिए भी उनका मन नहीं कांपा, पैर नहीं डगमगाए। प्यार अंधा होता है यह तो सुना था, पर क्या संवेदन शून्य भी होता है? कितने ही दिनों तक अंजू माँ की याद में आंसू बहाती रही। फिर एक दिन पापा ने साफ शब्दों में जता दिया कि इस घर में रोना धोना नहीं चलेगा। मैं अपनी शक्ति भर तुम्हें सुख और आराम देने की कोशिश करता हूँ, पर जो अपनी मर्जी से चला गया है उसे लौटाकर नहीं ला सकता। अगर अकेले घर में तुम्हारा जी घबराता हो तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज सकता हूँ। इसके बाद अंजू ने अपने आंसू पोंछ लिए, कभी न रोने की कसम खा ली। उसे पता था कि अगर वह जरा भी कमजोर पड़ी तो पापा उसे सचमुच किसी हॉस्टल में डाल देंगे, और इस सूने घर में पापा को नितांत अकेला छोड़कर जाने की कल्पना भी उसे असह्य लगी। तब से इस घर में माँ का नाम वर्ज्य है, यह विषय ही त्याज्य है। पर कोई अपनी माँ को कैसे भूल सकता है, खासकर तब जब वह दुखी हो। अंजू माँ की उस तस्वीर को बार बार देख रही थी, पूछ रही थी, माँ, तुमने यह कैसा पागलपन कर डाला? अपनी सोने किसी गृहस्थी छोड़कर किस मृग तृष्णा के पीछे भागती चली गई तुम? तुम्हारे हाथ क्या आया? और अब तो लौटने के सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं। रात खाने की मेज पर वह बेहद खामोश थी। उसका वश चलता तो खाने के लिए मना ही कर देती, पर तब पापा परेशान हो जाते। बिहारी काका प्रश्नों की झड़ी लगा देते, इसलिए वह चुपचाप आकर बैठ गई। पापा योगिता के बारे में, उसके पति और उसके ससुराल के बारे में पूछ रहे थे। वह बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। उसका मन मसूरी के उसी होटल में चक्कर काट रहा था जहाँ माँ का घोर अपमान हुआ था। अगर वह आदमी सार्वजनिक स्थान पर इतना अभद्र व्यवहार कर सकता है तो घर में पता नहीं क्या करता होगा, शायद मारपीट भी करता हो। अंजू कल्पना मात्र से ही सिहर उठी। उसके हाथ से पानी का गिलास छलक पड़ा। क्या बात है बेटा? पापा के प्रश्न से वह एकदम चौंक पड़ी। तुम बस पानी ही पिए जा रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है पापा, दोपहर में योगिता के यहाँ जरा हैवी हो गया था ना, इसीलिए अब भूख नहीं है। सहेली के यहाँ माल टाल उड़ा के आई है बिटिया रानी, अब काका के हाथ की दाल रोटी कैसे अच्छी लगेगी? ऐसी बात नहीं है काका। बिहारी, नुक्कड़ से जरा 2 पान लगवा कर ले आओ। पापा ने बिहारी काका को आदेश दिया और उनके बाहर जाते ही बोले, अब बताओ क्या बात है? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती।
यू आर नॉट ऑन योर ओन सेल्फ टुडे। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक एक करके तुम्हारी सारी सहेलियों की शादी हो रही है और तुम अनब्याही बैठी हो? पापा को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं। क्या बात कर रही हैं पापा? पीएचडी करने का फैसला मेरा था, आपका नहीं। थीसिस पूरी किए बिना तो मैं शादी की बात सोच भी नहीं सकती। फिर क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? क्या सहेली से बिछड़ने का दुख है? पर इतना उदास तो तुम उसकी शादी पर भी नहीं हुई थी, अब क्या हो गया? अंजू अवाक थी। पापा की नज़र क्या इतनी पैनी है? वह तो समझती थी कि पापा बस अपने काम में मसरूफ रहते हैं, उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती। कम ऑन माई चाइल्ड, टेल मी व्हाट इज रॉन्ग। पापा ने उसका सिर थपथपा दिया। पापा का वह स्नेहिल स्वर और स्पर्श सारे बांध तोड़ गया। वह एकदम फफक कर रो पड़ी। पापा, माँ की बहुत याद आ रही है, सिसकते हुए उसने कहा। पर सिसकियाँ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं कितने दिनों की संचित रुलाई एकदम फूट पड़ी थी। पापा कुछ देर तक ठगे से उसे देखते रहे, फिर थाली छोड़कर चुपचाप उठ गए। वह बड़ी देर बाद प्रकृतिस्थ हो पाई। उसने देखा कि पान का पैकेट हाथ में लिए बिहारी काका उसे अपलग देख रहे हैं। उन्हें बोलने का मौका न देते हुए उसने कहा, पापा का पान मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। हाथ मुंह धोकर उसने पापा की तलाश की। वे टेलीविज़न के सामने नहीं थे, लॉन में भी नहीं। वह सीधी छत पर पहुंच गई। पापा पीठ पर हाथ बांधे वहीं टहल रहे थे, चेहरा कसा हुआ था। वह उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। आई एम सॉरी पापा। सॉरी फॉर वॉट? उनका स्वर आक्रामक था। ठीक तो है, सॉरी फॉर वॉट? सॉरी फॉर हर्टिंग यू पापा। मुझे मालूम है आप उस नाम से भी नफरत करते हैं। तो गलत करता हूँ? उनका स्वर कसैला था, भौहें तनी हुई थी। क्या मुझे नफरत करने का भी अधिकार नहीं? वे चोट खाए सांप की तरह फुफकार रहे थे। अंजू ने चुप रहने में ही खैरियत समझी। उसका मन वहां से खिसकने का हो रहा था, पर यह तो एक तरह से पापा का अपमान ही होता, क्योंकि उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। जिस औरत को मैं गाजे बाजे के साथ घर लाया था, अपनी शक्ति भर सुख सुविधाएं देकर, जिसे मैंने राजरानी की तरह रखा था, वह अगर मेरी इज्जत का कचरा करके एक फटीचर आदमी के साथ चली जाती है, तो उसके लिए मेरे मन में क्या श्रद्धा होनी चाहिए? जिसने मेरे घर को बर्बाद किया, मेरे बच्चे को अनाथ किया, उससे सिर्फ नफरत ही की जा सकती है। एक क्षण में मेरी सारी पद प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। तुम बहुत छोटी थी, इसलिए नहीं समझ पाओगी कि वह कैसी दर्दनाक और शर्मनाक स्थिति थी। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी पापा, पूरे 16 साल की थी। मैं भी पास पड़ोस की कानाफूसी से सहम जाती थी, सहेलियों की टिप्पणियों से तड़प जाती थी, रिश्तेदारों की तानाकशी से तिलमिला उठती थी। उस समय माँ पर इतनी कोफ्त होती थी, इतना गुस्सा आता था। अच्छा हुआ जो आपने यहाँ ट्रांसफ़र करा लिया, नहीं तो मैं बुआ के पास बनारस चली जाती। वहाँ रहना मेरे लिए नामुमकिन था। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ था बेटा। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने सुख के पीछे भागते हुए अपने प्रियजनों को दुखी करते हैं, उनके लिए सिर्फ नफरत ही उपजती है, गुस्सा ही आता है। पता नहीं माँ किस मृगजल के पीछे भाग रही थी, पर वह भी तो एक मृगजल ही साबित हुआ। क्या मतलब? शी इज़ नॉट हैप्पी पापा। हाउ डू यू नो? उनके स्वर में संदेह था। वे एकदम असहिष्णु हो उठे थे। अंजू का अपनी माँ से कोई संपर्क रहे, यह उन्हें कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने कड़क कर पूछा, तुम कैसे जानती हो कि वह खुश नहीं है? अंजू खड़े खड़े थक गई थी। इत्मीनान से मुंडेर पर बैठ गई और उसने सारा किस्सा कह सुनाया। पापा उसी तरह धीरे धीरे टहलते हुए सुनते रहे। अब अंजू अपनी बात कर चुकी तो वे बोले, यह तो होना ही था। इस तरह के प्रेम की यही परिणति होती है। 2 दिन में धुंध छट जाती है, नशा उतर जाता है और यथार्थ मुंह बाय सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारी माँ जिन सुख सुविधाओं की आदी है, वह फटीचर इंसान कहाँ जुटा पाएगा? वे ऐसे गए गुजरे भी नहीं हैं पापा। आजकल तो टीवी पर, रेडियो पर छाए हुए हैं। मैंने तो उस वजह से कवि सम्मेलन सुनना ही छोड़ दिया है। मुझे मालूम है वे लोकप्रिय हैं, हर जगह बुलाए जाते हैं, पर इन कलाकारों की सारी कमाई अय्याशी में खर्च हो जाती है। घर गृहस्थी के लिए कुछ नहीं बचता, और 2 वक्त की रोटी सिर्फ प्यार पर तो सेकी नहीं जा सकती। पापा, कुछ लोग उम्र के साथ मैच्योर नहीं होते, अल्हड़ बने रहते हैं। माँ शायद उन्हीं लोगों में से है।
पर पापा, आप तो सब कुछ साफ साफ देख रहे थे, समझ रहे थे, फिर आपने माँ को रोका क्यों नहीं? आपके पास तो अधिकार था। तुम क्या सोचती हो मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? पर मेरी कोशिशों ने उसे और दूर कर दिया। सच तो यह है कि उसने मुझे कभी संपूर्ण मन से चाहा ही नहीं। उसके मन का एक कोना हमेशा खाली रहा। कविराज उसी में आकर विराज गए और उन्होंने उसकी सारी दुनिया को व्याप लिया। उनके पास शब्दों का भंडार था, औरतों को रिझाने की कला थी। मेरे पास सब कुछ था, बस यही कलाकारी नहीं थी। मैं हार गया। फिर मैंने उसे जबरदस्ती अपने साथ बांधे नहीं रखा, आज़ाद कर दिया। लेकिन पापा और बेटे, आज भी तुम यह कैसे कह सकती हो कि वह दुखी है? क्या उसने किसी के पास शिकायत की है? शिकायत किससे करेंगी पापा, किस मुंह से? इसके बाद पापा ने घड़ी देखी और बोले, चलो नीचे चलो, ठंड हो रही है। इसका मतलब यह है कि इस विषय को यहीं विराम दो। पापा के लिए तो यह विषय उस दिन जैसे समाप्त ही हो गया, पर अंजू इतनी जल्दी उसे अपने मन से खारिज ना कर सकी। माँ अगर खुश होती, जैसे कि अब तक वह समझ रही थी, तो उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने तो माँ को अपने मन से, अपनी जिंदगी से निकाल ही फेंका था। पर योगिता से मिलने के बाद उसका मन, उसकी सोच बदल गई थी। माँ के लिए पुराना प्यार उमड़ आया था। वह रोज रात को माँ की तस्वीर निकालकर उनसे बातें करती, पूछती कि अपने सोने सी गृहस्थी को तहस नहस करके तुम्हें क्या मिला। उसका मन 8-8 आंसू रोता। शायद 6 महीने बीते होंगे। एक दिन पापा उसे लंबी ड्राइव पर ले गए। शहर जब 5-7 किलोमीटर छूट गया तो उसने देखा सड़क के किनारे एकाएक सीमेंट का जंगल उगाया है। बहुमंजिला इमारतों की कतार खड़ी हो गई है। यह कौन सी कॉलोनी है पापा? देखना चाहोगी? पापा ने पूछा और एक बड़े से गेट से गाड़ी अंदर ले ली। इमारती सामान और मजदूरों के बीच से रास्ता बनाती हुई गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के सामने रुक गई। सौजन्य या सौहार्द, ऐसा ही कुछ नाम था। चौकीदार से चाबियां लेकर पापा सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। लिफ्ट शायद अभी लगी नहीं थी। 4 मंजिल चढ़ने के बाद पापा एक दरवाजे के सामने रुके। कुछ ही क्षणों में वह एक नए नकोर फ्लैट में खड़ी थी। छोटा सा हॉल, एक बेडरूम, अटैच टॉयलेट, छोटा सा किचन और आगे पीछे छोटी छोटी 2 बालकनियां। कैसा लगा? क्या हम लोग इसे ले रहे हैं? ले लिया, पर यह कुछ छोटा नहीं है। एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है। पापा, अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी ही मुझसे पीछा छुड़ा लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं अभी 10-20 साल शादी करने के मूड में नहीं हूँ। मैं आपके साथ आपके घर में रहूँगी, इसलिए यह घर हमारे लिए बहुत छोटा है। प्लीज़ कोई दूसरा बड़ा सा देखिए। तुम शादी भी करोगी और मेरे घर में भी रहोगी। इसके लिए मैं आजकल एक बड़ा सा घर और एक अच्छा सा घर जमाई खोज रहा हूँ। रही इस घर की, तो यह तुम्हारी माँ के लिए है। वे जब चाहें यहाँ शिफ्ट हो सकती हैं। शर्त एक ही है, कविराज इस घर में नहीं आएंगे और तुम्हारी माँ के बाद इस घर पर तुम्हारा अधिकार होगा। अंजू का मन कृतज्ञता से भर उठा। वह तो सोच रही थी कि पापा ने यह बात अपने मन से निकाल ही दी है। बट पापा इज़ ग्रेट। उसने पुलकित स्वर में पूछा, तो पापा, आपने माँ को माफ़ कर दिया? इसमें माफ़ करने का सवाल कहाँ आता है? अग्नि को साक्षी मानकर 4 भले आदमियों के सामने मैंने उसका हाथ थामा था, उसके सुख दुख का जिम्मा लिया। जब उसने अपना सुख बाहर तलाशना चाहा, मैंने उसे मनचाही आज़ादी दे दी। अब तुम कह रही हो कि वह दुखी है, तो उसके लौटने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। उसके भरण पोषण का भार मुझ पर था। गुजारा भत्ता तो दे ही रहा हूँ, अब सिर पर यह छत भी दे दी। अंजू का मन एकदम बुझ गया। तो पापा, आप यह सब सिर्फ कर्तव्य बोध से कर रही हैं, यही समझ लो। उससे भी कड़वा सच यह है कि यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे मालूम है इन दिनों तुम अपनी माँ के लिए बहुत दुखी हो, चिंतित हो। मैं केवल तुम्हारे मन का यह बोझ हटाना चाहता था। इतना सारा तनाव झेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है। नाउ रिलैक्स। यह घर तुम्हारा है और यह घर की चाबियां हैं। कागजात घर पर रखे हैं। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे और कब अपनी माँ को सूचित करती हो। बस मेरी शर्त याद रहे। और इससे पहले कि अंजू कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती, पापा ने पलटकर सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दिया था। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी